प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके लोना स्टडी पर। आज हम करने वाले हैं बीएसटीसी 2008 का जो हमारा पेपर है उसका मानसिक योग्यता का पार्ट हम करने वाले हैं। बीएसटीसी 2008 का जो मानसिक योग्यता का पार्ट है वो हम करने वाले हैं। बीएसटीसी 2008 का पेपर है, उसमें से 50 प्रश्न हम करने वाले हैं। 1 से लेकर 50 तक के जो प्रश्न होंगे हमारे वो मानसिक योग्यता के होंगे। बहुत ही शानदार प्रश्न है। और बीएसटीसी 2022 के अंतर्गत यानी बीएसटीसी के अगर आप पेपर देखोगे तो उसमें जो प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उन्हीं में से प्रश्न है वो उठाए जाते हैं। लगभग प्रश्न है वो प्रीवियस ईयर के पेपरों में से भी आते हैं। तो आप देखेंगे कि इस पेपर में से बहुत सारे प्रश्न वो आपको 2022 में भी मिलेंगे। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और 1 से लेकर 50 तक के प्रश्न होंगे और बहुत ही साधारण भाषा में समझाने का प्रयास किया जाएगा। बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया जाएगा। आपको रीजनिंग का पार्ट है वो बहुत महत्वपूर्ण है बीएसटीसी के पेपर के लिए। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा 1 नंबर प्रश्न है कि यदि सभी कागज पुस्तकें हैं वह सभी पुस्तकें हैं वो दवात है तो कौन सा निष्कर्ष इससे तर्कता निकलता है। सभी कागज है वो पुस्तकें हैं और सभी जो पुस्तकें हैं वो दवात है। 1 नंबर ऑप्शन है हमारा कि सभी कागज दवात है। सभी कागज है वो दवात है यानी कि सभी कागज है वो पुस्तकें और सभी पुस्तक हमारी दवात है। तो हमारा यह ऑप्शन भी सही है कि सभी कागज है वो दवात हैं। और अगला है कि कुछ दवात कागज है। नहीं, ये तो गलत है कि कुछ दवात कागज है और कुछ कागज दवात है, ये भी गलत है कि कुछ कागज है वो दवात है। नहीं, सभी कागज है वो दवात है। और अगला प्रश्न है ऑप्शन है कि सभी दवात कागज है, ये भी गलत है कि सभी कागज है वो दवात है। तो जो हमारा 1 नंबर ऑप्शन है कि सभी कागज है वो दवात है, ये सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 2 नंबर प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्र जिला, ब्लॉक व गांव के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। कौन सा चित्र है वो जिला, ब्लॉक व गांव के संबंध को सही प्रकार से दर्शाता है। तो सबसे पहले क्या होता है, एक जिला होता है और जिले के अंतर्गत हमारा ब्लॉक आता है और ब्लॉक के अंतर्गत हमारा गांव आता है। तो जो हमारे यहाँ पर C नंबर वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि एक जिला और जिले के अंतर्गत ब्लॉक आता है, ब्लॉक के अंतर्गत गाँव आता है और गाँव। तो जो हमारे यहाँ पर B वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 3 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र सजीवों, पक्षियों व निर्जीवों के मध्य सही जो प्रदर्शन है वो करता है। सजीवों, पक्षियों व निर्जीवों के मध्य सही संबंध को कौन सा दर्शाता है। तो सबसे पहले सजीव और सजीव के अंतर्गत पक्षी आ जाएंगे, सजीव और सजीवों के अंतर्गत पक्षी आ जाएंगे। अब निर्जीवों का संबंध दर्शाना है तो निर्जीव तो इनसे अलग ही होंगे। तो जो हमारा इस प्रकार वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जो सजीव है सजीवों के अंतर्गत पक्षी आ जाएंगे और जो निर्जीव है वो अलग रह जाएंगे। तो जो हमारा C नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारे प्रश्न संख्या 4 से 8 के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि नीचे दी गई आकृति में यदि वर्त अध्यापकों को, आयत शहरी व्यक्तियों को, आकृति में जो वर्त है वो अध्यापकों को, आयत शहरी व्यक्तियों को और वर्ग मेहनती व्यक्तियों को एवं त्रिभुज ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाता है। तो नीचे दिए गए प्रश्नों के हमें उत्तर है वो देने हैं। जो हमारे पास आयत है वो दर्शाता है शहरी व्यक्तियों को, अध्यापक है वो वर्त दर्शाता है और जो हमारा वर्ग है वो मेहनती व्यक्तियों को दर्शाता है और ईमानदार है वो त्रिभुज व्यक्तियों को दर्शाना। अब हमें प्रश्न करने हैं 4 से लेकर 8 तक के प्रश्न है वो हमें करने हैं। 1 नंबर हमारे प्रश्न दिया गया यानी 4 नंबर प्रश्न है कि आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो कौन सी है। आकृति में मेहनती और ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो कौन सी है। मेहनती व ईमानदार, आकृति में शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले शहरी को कौन सी दर्शाती है। शहरी को जो हमारा आयत वाला वो दर्शाता है। उसके बाद में हमें बताना है शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या। शहरी हमारी जो आयत वाली है वो होगी और मेहनती कौन सी हो जाएगी, मेहनती है हमारा जो हमारा वर्ग है वो, और मेहनती ईमानदार कौन सा, ईमानदार त्रिभुज। यानी कि हमें वो संख्या उसमें से सिलेक्ट करनी है जो कि आयत में भी हो, वर्ग में भी हो, त्रिभुज में हो। यानी कि आकृति में शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो हमें पता करनी है। तो जो 11 है, 11 हमारा त्रिभुज में भी आ रहा है, त्रिभुज में है, उसके साथ हमारा आयत में भी है और वर्ग में भी है। यानी कि 11 है वो हमारे पास आकृति में शहरी भी है, मेहनती है और ईमानदार भी है। तो जो हमारे पास 11 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आकृति में शहरी, मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों की संख्या है वो कितनी है, 11 है। तो जो हमारा B नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आकृति में मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापकों को जो शहरी भी है को दर्शाने वाली संख्या है। हमें बताना है कि जो मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापकों को जो शहरी भी है, मेहनती भी है, अध्यापक भी है तथा शहरी भी है वो कौन से हैं। मेहनती भी है, अध्यापक भी है तथा शहरी भी है। यानी कि हमारे पास आयत में भी होनी चाहिए, वर्त में भी होनी चाहिए और वर्ग में भी होनी चाहिए। ऐसी संख्या हमारे पास कौन सी है, ऐसी संख्या है वो है हमारे पास 15 है। 15 जो कि हमारे पास नहीं, 15 तो हमारे पास ईमानदार में भी है। तो ऐसी संख्या वो है हमारे पास 14
14 है जो कि हमारे पास सिर्फ अध्यापक में भी है, यानी कि वर्त में भी है। 14 हमारे पास वर्त में भी है, इसके साथ साथ हमारे पास मेहनती में भी है, और 14 है वो आयत में भी है, यानी कि शहरी में भी है। यानी आकृति में मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापकों जो कि आकृति में मेहनती व्यक्तियों तथा अध्यापकों जो कि शहरी भी है को दर्शाने वाली जो संख्या है वो हमारे पास 14 है। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो कौन सी है। आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो कौन सी है। मेहनती व ईमानदार, मेहनती हमारे पास वर्ग है और ईमानदार हमारे पास त्रिभुज है। मेहनती और ईमानदार केवल 2 ही होने चाहिए। तो जो 10 है वो हमारे पास वर्ग में भी है और 10 है वो हमारे पास त्रिभुज में भी है। यानी कि आकृति में मेहनती और ईमानदार को जो दर्शाने वाली संख्या है वो हमारे पास 10 है। तो जो हमारे यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि आकृति में मेहनती व ईमानदार व्यक्तियों को दर्शाने वाली संख्या है वो हमारे पास 10 है। और अगला प्रश्न है कि आकृति में शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है को दर्शाने वाली संख्या है। आकृति में शहरी व मेहनती व्यक्ति जो अध्यापक नहीं है, शहरी होना चाहिए, मेहनती होना चाहिए, लेकिन अध्यापक नहीं होना चाहिए वाली कौन सी संख्या है। तो हमारे पास जो 12 है, 12 है वो किसके अंतर्गत आ रहा है, 12 शहरी के अंतर्गत आ रहा है, यानी कि आयत में भी है। और जो 12 है वो हमारे पास मेहनती यानी कि वर्ग में भी है। तो जो 12 है वो अध्यापक तो नहीं है, न ही वो ईमानदार है, यानी कि शहरी और मेहनती को दर्शाने वाली संख्या जो अध्यापक नहीं है वो 12 हो जाएगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि आकृति में मेहनती अध्यापकों को दर्शाने वाली संख्या है वो कौन सी है। 8 नंबर प्रश्न है हमारा कि आकृति में मेहनती अध्यापक, यानी कि मेहनती वाला में भी होना चाहिए और अध्यापक में भी होना चाहिए, वो कौन सी संख्या है जो कि मेहनती को भी दर्शाती है और अध्यापक को भी दर्शाती है। मेहनती को दर्शाती है, साथ ही साथ वो अध्यापक को भी दर्शाती है। तो जो हमारे पास 13 वाली संख्या है वो वर्त में भी है, यानी कि अध्यापक को भी दर्शाती है, और मेहनती यानी कि वर्ग में भी है। तो जो हमारा 13 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि आकृति में मेहनती अध्यापकों को दर्शाने वाली संख्या है, मेहनती अध्यापकों को दर्शाने वाली संख्या है वो हमारे पास 13 है। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 9 नंबर प्रश्न। प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 से 13 के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों में एक कथन दिया गया है और उसके पश्चात 2 निष्कर्ष फर्स्ट और सेकंड दिए गए हैं। उनके आधार पर सही निष्कर्ष है वो हमें उसका चयन करना है। तो सबसे पहले हमें कथन दिया गया है 9 नंबर प्रश्न में कि शहरों की बजाय गाँवों का विकास अधिक आवश्यक है। यह हमें कथन दिया गया है। कथन हमें दिया गया है कि शहरों के बजाय गांवों का विकास अधिक आवश्यक है। इसका निष्कर्ष है शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, गांव का विकास होने से देश का विकास होगा। जो हमारे पास फर्स्ट निष्कर्ष है कि शहरों का विकास आवश्यक नहीं है, यह गलत है, क्योंकि शहरों का विकास भी आवश्यक है। और 2 नंबर निष्कर्ष है हमारे पास कि गांवों का विकास होने से देश का विकास होगा, यानी कि 2 नंबर ऑप्शन है, 2 नंबर निष्कर्ष है वो हमारा सही है। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो डी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि निष्कर्ष सेकंड सही है कि गाँवों का विकास होने से देश का विकास होगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास 10 नंबर प्रश्न। कथन दिया गया है हमें कि शिक्षा के निजीकरण के लाभ व हानियाँ दोनों हैं। शिक्षा का निजीकरण है वो उसके लाभ एवं जो हानियाँ है वो दोनों है, यानी कि जो प्राइवेट स्कूल हैं उसके होने के कारण लाभ भी है और हानियाँ भी हैं। तो निष्कर्ष फर्स्ट हमें दिया गया है कि शिक्षा का निजीकरण हानिकारक ही होगा। और सेकंड है कि शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जानी चाहिए। हमें फर्स्ट कथन दिया गया है कि शिक्षा का निजीकरण हानिकारक होगा, नहीं हानिकारक तो नहीं होगा। ऊपर में हमें कथन में दिया गया है कि शिक्षा के निजीकरण से लाभ भी है, हानि भी है, इसके साथ लाभ भी है। तो जो हमारा फर्स्ट वाला कथन है वो तो गलत हो जाएगा। और 2 नंबर कथन है कि शिक्षा केवल सरकारी तंत्र द्वारा ही दी जानी चाहिए, नहीं शिक्षा है वो निजी तंत्र द्वारा भी दी जानी चाहिए। तो जो हमारे पास दोनों कथन है वो गलत हो जाएंगे। तो जो हमारे यहाँ पर सही नंबर ऑप्शन है कि निष्कर्ष फर्स्ट और जो सेकंड दोनों ही गलत है, एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास 11 नंबर प्रश्न कि जल जीवन का आधार है इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। जल है वो जीवन का आधार है इसलिए हमें इसे बचाना चाहिए। निष्कर्ष है कि कुछ लोग जल को बर्बाद करते हैं, एकदम सही है, कुछ लोग हैं वो जल को बर्बाद करते हैं। और भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल का महत्व है उसको हमें समझना चाहिए। यह कथन भी एकदम सही है कि भविष्य सुरक्षित करने के लिए जल के महत्व को हमें समझना चाहिए। यानी कि हमारे पास जो निष्कर्ष फर्स्ट है वह भी सही है और सेकंड है वह भी सही है, यानी कि जो सी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा कि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड है वो दोनों सही है। और अगला प्रश्न हमारे पास 12 नंबर प्रश्न है कि कठिन परिस्थितियां मनुष्य को मजबूत बनाती है
कठिन परिस्थितियां हैं वो मनुष्य को मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष फर्स्ट है, मनुष्य अपने कड़वे अनुभवों से सीखता है। निष्कर्ष सेकंड है, परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं। तो जो हमारा फर्स्ट कथन है, जो हमारा फर्स्ट निष्कर्ष है कि मनुष्य अपने कड़वे अनुभवों से सीखता है, यह भी एकदम सही है। और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है, यह बात भी एकदम सही है। यानी कि जो हमारे पास निष्कर्ष फर्स्ट है वह भी सही है और जो सेकंड है वह भी सही है। तो जो हमारे यहाँ पर बी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 13 नंबर प्रश्न है वो, एक अच्छा अध्यापक एक अच्छा इंसान भी होता है। कथन है हमारे पास दिया गया कि एक अच्छा अध्यापक है वो एक अच्छा इंसान भी होता है। निष्कर्ष है कि अध्यापक कभी अच्छे इंसान नहीं होते, अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट निष्कर्ष है कि अध्यापक कभी अच्छे इंसान नहीं होते, एकदम गलत हो जाएगा। और सेकंड कथन है कि अध्यापक समाज का ध्यान रखते हैं। हाँ, अध्यापक है वो समाज का ध्यान रखते हैं। तो जो हमारे पास सेकंड कथन है वो एकदम सही हो जाएगा, सेकंड निष्कर्ष है वो। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि निष्कर्ष सेकंड सही है, यानी कि अध्यापक है वो समाज का ध्यान रखते हैं। और अगला प्रश्न है हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है वो, प्रश्न संख्या 14 से 18 तक के जो हमारे पास प्रश्न है, नीचे दिए गए प्रश्नों के बाईं तरफ शब्दों का एक विशेष प्रकार संबंध है। दाहिनी तरफ लिखे शब्दों के लिए उचित विकल्प चुनिए जो कि बाईं तरफ लिखे शब्दों के बीच सही संबंध में समरूप हो। हमारे पास 14 नंबर प्रश्न है, पेंटिंग ब्रश स्केच। जिस प्रकार पेंटिंग का ब्रश से संबंध है उसी प्रकार स्केच का किससे संबंध होगा। यानी कि पेंटिंग करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम, पेंटिंग करने के लिए हम ब्रश का उपयोग करते हैं। तो स्केच बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे, स्केच बनाने के लिए हम पेंसिल का उपयोग करेंगे। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है, विद्यालय छात्र वन। विद्यालय छात्र वन, विद्यालय में छात्र होते हैं तो वन में कौन होते हैं। विद्यालय में छात्र तो वन में वृक्ष होते हैं। तो जो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि विद्यालय में छात्र तो वन में वृक्ष। और 16 नंबर प्रश्न है कि चिकित्सक औषधि अध्यापक। चिकित्सक हमें औषधि देता है तो अध्यापक क्या देता है, अध्यापक हमें ज्ञान देता है। तो जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, चिकित्सक अगर औषधि देता है तो अध्यापक हमें ज्ञान देता है। और अगला प्रश्न है 17 नंबर प्रश्न के राज्य, राज्यपाल और देश। राज्य का राज्यपाल होता है तो देश का कौन होता है, देश का तो राष्ट्रपति होगा। राज्य का अगर राज्यपाल होगा तो देश का जो राष्ट्रपति हो जाएगा। अगर इस प्रकार आ जाता है कि राज्य का राज्य मुख्यमंत्री और तो देश का प्रधानमंत्री हो जाता। और अगला प्रश्न है हमारे पास 18 नंबर प्रश्न है कि पशु, गधा और सरीसृप। पशु, गधा, पशु की श्रेणी में गधा आता है तो सरीसृप की श्रेणी में इनमें से कौन सा आएगा, मछली आएगी, मेंढक आएगा, केंचुआ आएगा, सांप आएगा। पशु गधा की श्रेणी में आता है, सरीसृप की श्रेणी में कौन सा आएगा, सरीसृप की श्रेणी में सांप आ जाएगा। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है हमारा, 19 से लेकर 23 तक के लिए हमें निर्देश दिया गया है कि निम्नलिखित जानकारी को पढ़ें तथा दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। 5 हमें ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से करना है, इन निर्देशों को पढ़कर हमें जो प्रश्न है वो करना है कि 6 मित्र राम, रहीम, जॉर्ज, श्याम, यश व विक्रम एक वर्ताकार घेरे में एक दूसरे की ओर मुँह करके बैठे हैं। विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा है, रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है, राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें वर्त बनाना होगा। एक वर्ताकार घेरा है वो बनाना होगा और वर्ताकार घेरे में राम, रहीम, विक्रम तथा ये सब एक दूसरे के सामने आमने सामने मुँह कर बैठे हैं। तो सबसे पहले तो उनकी स्थिति है वो दर्शा देते हैं। तो सबसे पहले तो उनकी स्थिति दर्शा देते हैं, एक दूसरे के सामने की ओर मुँह कर वो बैठे हैं। 2 नंबर है हमारा कि विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा है। मान लेते हैं कि विक्रम है वो यहाँ पर बैठा है, ये विक्रम है, और राम तथा श्याम के बीच में बैठा है, इसे श्याम मान लेते हैं और इसे राम मान लेते हैं। यानी कि विक्रम है वो राम तथा श्याम दोनों के बीच में बैठा है। और 3 नंबर है कि रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है। रहीम है वो जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है। मान लेते हैं कि जॉर्ज है वो इस पोजीशन पर बैठा है और जॉर्ज का जो बाएं भाग होगा वो कौन सा होगा, इस साइड का होगा। यानी कि रहीम है वो जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है। तो जॉर्ज के तुरंत बाएं कौन है, रहीम है। इसे RH से हम लिख देंगे। उसके बाद में है कि जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। जॉर्ज है वो रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। ये जॉर्ज हो गया, ये रहीम हो गया। अब जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा, यानी कि यहाँ पर हमारे पास यश आ जाएगा तो इसे Y से लिख देंगे। और 5वां है कि राम विक्रम के तुरंत दाएं बैठा है। और ये हमारा राम है और ये विक्रम है। विक्रम का दाएं भाग कौन सा होगा, यही होगा। तो ये हमारा सही है कि विक्रम के दाएं और कौन बैठा है, राम बैठा है। सबसे पहले 6 मित्र है वो आपस में एक दूसरे की ओर मुँह कर बैठे हैं। और 2 नंबर है कि विक्रम राम तथा श्याम के बीच में बैठा है। ये हमारा विक्रम है, राम है और श्याम के बीच में बैठा है। 2 नंबर है कि
रहीम जॉर्ज के तुरंत बाएं बैठा है, ये हमारा रहीम है, ये जॉर्ज है। जॉर्ज के तुरंत बाईं ओर कौन है? रहीम है। उसके बाद है जॉर्ज रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। जॉर्ज है वो रहीम तथा यश के बीच में बैठा है। और अगला है कि राम विक्रम की तुरंत दाईं ओर बैठा है। राम है वो विक्रम के तुरंत दाईं ओर बैठा है। तो जो हमारा यह भी एकदम इस प्रकार हम वो चित्र बना लेंगे। तो ये हमने बनाया है ये चित्र। अब आगे के सवाल है वो हम करेंगे 19 से लेकर जो हमारे आगे के सवाल हैं वो इसी चित्र पर आधारित होंगे। इस प्रकार का हमें चित्र है वो बना लेना है परीक्षा के अंतर्गत। और 19 नंबर हमारा जो सवाल है वो है कि जॉर्ज के दाहिनी तरफ कौन बैठा है। जॉर्ज है उसके दाहिनी तरफ कौन बैठा है, यह हमें बताना है। तो ये है हमारे पास जो चित्र में जॉर्ज है, जॉर्ज के दाहिनी तरफ कौन बैठा है, ये हमारा जॉर्ज। और जॉर्ज का जो मुंह है वो होगा इस साइड। जॉर्ज का मुंह इधर होगा। तो जो जॉर्ज है उसका दाहिना हाथ है वो किधर होगा? दाहिना हाथ है वो इधर होगा। और जॉर्ज का दाहिना हाथ इधर होगा। जॉर्ज का जो बायां हाथ है वो किधर होगा? रहीम की तरफ होगा। हमें बताना यह है कि जॉर्ज के दाहिनी तरफ कौन सा बैठा है। जॉर्ज के दाहिनी तरफ है वो यस बैठा है। तो जो हमारे पास यस वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि जॉर्ज के दाहिनी तरफ कौन बैठा है? जॉर्ज के दाहिनी तरफ यस बैठा है। और अगला प्रश्न है कि यस के दाएं तरफ कौन बैठा है। यस है उसके दाएं तरफ कौन बैठा है? विक्रम, जॉर्ज, श्याम या रहीम। यस के दाएं तरफ कौन बैठा है? यस है उसके दाएं तरफ कौन बैठा है? ये है हमारा यस। और यस का जो मुंह है वो होगा इस साइड। और यस का जो मुंह है वो नीचे की ओर होगा। तो यस का दाहिना हाथ है वो किधर होगा? यस का जो दाहिना हाथ है वो होगा हमारा ये। और यस का जो बायां हाथ है वो होगा हमारा जॉर्ज की तरफ। और जो दाहिना हाथ है वो होगा श्याम की तरफ। यानी कि यस के दाएं तरफ कौन बैठा है? यस के दाएं तरफ है वो श्याम बैठा है। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि यस के दाहिने तरफ कौन बैठा है? श्याम बैठा है। अगला प्रश्न है कि विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है। विक्रम और रहीम के बीच में है वो कौन बैठा है? ये हमारा विक्रम है और ये रहीम है। विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है? विक्रम और रहीम के बीच में राम बैठा है। तो जो हमारा राम वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि विक्रम और रहीम के बीच में कौन बैठा है? विक्रम और रहीम के बीच में राम बैठा है। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है कि श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है। श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है? श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है ये हमें देखना है। श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन है? ये हमारा श्याम है और ये जॉर्ज है। श्याम और जॉर्ज के बीच में यस बैठा है। तो जो हमारा यस वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि श्याम और जॉर्ज के बीच में कौन बैठा है? श्याम और जॉर्ज के बीच में है वो यस बैठा है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। रहीम के तुरंत बाएं है वो कौन बैठा है, यह हमें बताना है कि रहीम है उसके तुरंत बाएं कौन बैठा है। ये हमारा रहीम है। रहीम का मुंह है वो इस साइड होगा। रहीम का मुंह इधर होगा। तो इसका दाहिना हाथ है वो जॉर्ज की तरफ होगा। और जो बायां हाथ है वो राम की तरफ होगा। हमें यही बताना है कि रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। रहीम के तुरंत बाएं है तो रहीम के तुरंत बाएं साइड है वो हमारा बैठा है राम। तो जो हमारे यहाँ पर राम वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि रहीम के तुरंत बाएं कौन बैठा है। रहीम के तुरंत बाएं है वो राम बैठा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस प्रकार हमने जो 19 से लेकर 23 तक के प्रश्न थे वो इस प्रकार चित्र पर आधारित है। आपको एग्जाम में चित्र बना लेना है। और अगर आपका राम श्याम इस प्रकार ये सही नहीं बैठे दायां वाला बायां वाला तो आप एक बार चित्र बनाया उसके बाद में जो दूसरा चित्र है वो आपका एकदम सही हो जाएगा। इस प्रकार आपको बैठा लेना है। यानी कि आपको ये पोजीशन है वो पहले सेट कर लेनी है। एक बनाने के बाद आपको जो सभी सवाल है वो कर लेने हैं। अब हमारा जो अगला प्रश्न है 24 प्रश्न, उसके लिए हमें निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 24 से 28 के लिए निर्देश है कि निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी दृष्टि से समानता रखता है, चौथा उनसे भिन्न है। विजातीय शब्द हमें बताना है। 24 नंबर प्रश्न है हमारा 13 ताली, गरबा, कत्थक, घूमर। ये तो एकदम आसान सा प्रश्न है कि जो गरबा है वो इन तीनों से अलग है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला है आकाश, पाताल, जलवायु, ठंडा, तेज, मंद और दिन और रात। तो आकाश का उल्टा क्या होता है? आकाश का उल्टा पाताल होता है। और तेज का उल्टा क्या होता है? तेज का उल्टा मंद होता है। दिन का उल्टा क्या होता है? रात होता है। लेकिन जो जलवायु का ठंडा ये एकदम सेट नहीं बैठ रहा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि इन तीनों में से विजातीय है, अलग है। और अगला प्रश्न है 26 नंबर प्रश्न कि समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य। यह भी एकदम आसान सा है कि समुद्र, चंद्रमा, पृथ्वी, सूर्य ये तीनों ग्रह के रूप में और जो हमारा समुद्र है इन तीनों से अलग हो जाएगा। तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 27 नंबर प्रश्न राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास, जीव विज्ञान। इनमें से भिन्न कौन सा है? तो राजनीति विज्ञान, भूगोल, इतिहास ये तीनों एक ही के अंतर्गत आते हैं, एक ही कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, राजनीतिक विज्ञान, भूगोल और इतिहास। तो जो हमारा जीव विज्ञान है वो अलग हो जाएगा। तो जो सी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा 28 नंबर प्रश्न उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर और नागपुर इन चारों में से अलग है वो कौन सा है? उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर हमारे तीनों जिले हैं, जबकि नागपुर है वो हमारा एक शहर है, जो वो जिला नहीं है। तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 29 नंबर प्रश्न
दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 7 जोड़ने व 5 घटाने पर प्राप्त संख्या है वो कौन सी होगी। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले तो होती कौन सी है ये आपको पता करना है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 होती है। दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 99 होती है। 99 में 7 जोड़ने व 5 घटाने पर कितना प्राप्त होगा। 99 में अगर हम 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास 106 आएगा। अब 106 में से हम 5 घटा लेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो 101 आएगा। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि दो अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99 और उसमें 7 जोड़े तो हमारे पास 106 आया। अब उसमें से हम 5 घटा लेंगे तो हमारे पास 101 बच जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 30 नंबर प्रश्न कि 74 व 94 के बीच की संख्या की तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी है। 74 व 94 के बीच की तुरंत जो संख्या है उसकी तुरंत बाद वाली संख्या कौन सी है। सबसे पहले 74 व 94 को हमें इसके बीच की संख्या निकालने के लिए इनको जोड़ देना है। 74 व 94 को अगर हम जोड़ेंगे तो जो हमारे पास आएगा वो आएगा 74 और 94 को अगर हम जोड़ेंगे तो 4 4 8 7 7 14 और 15 16 यानी कि हमारे पास 168 आएगा। इसके बीच की संख्या अगर निकालेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। 2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा 84 और 84 की तुरंत बाद वाली संख्या यानी इन दोनों के बीच की संख्या निकाली और उनके बाद में इसकी तुरंत बाद वाली संख्या वो हमारे पास 85 है। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यानी कि 74 और 94 दिया गया है, इसकी बीच की संख्या निकालनी है तो बीच की संख्या निकालने के लिए दोनों को जोड़ देंगे और फिर है वो 2 का भाग लगा देंगे और उसके बाद बीच की तुरंत बाद वाली संख्या वो हमारे पास 85 आ जाएगी। तो जो बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारे पास 31 नंबर प्रश्न है वो कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर या वर्ण आरंभ से 17वें स्थान पर तथा अंत से 10वें स्थान पर आता है। पी, क्यू, आर तथा एस। तो जो हमारा क्यू अक्षर है वो अंग्रेजी वर्णमाला में 17वें स्थान पर आता है और अंत से है वो 10वें स्थान पर आता है। तो एकदम आसान सा प्रश्न, आपको अंग्रेजी वर्णमाला के सभी क्रम है वो याद हैं। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा एकदम 32 नंबर प्रश्न है वो निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान है वो हमें भरना है। 50, 49, 47, 44, 40 इस प्रकार की हमें श्रृंखला दी गई है। इसमें से रिक्त स्थान है वो कौन सा है यही हमें भरना है। तो सबसे पहले हमारे पास 50 है, फिर 49 है, फिर 47 है, 44 है, 40 है। तो सबसे पहले हमारे पास 50 है, उसके बाद में 49 है यानी कि एक की कमी -1, एक की कमी, उसके बाद में 49 के बाद में 47 आया यानी कि -2, 2 की कमी, उसके बाद में 44 आया यानी कि 47 में से 44 गए यानी कि -3 की कमी। और अब हमारे पास 40 तो फिर 4 की कमी, पहले 1 को कम किया, फिर 2 घटाए, फिर 3 घटाए, फिर 4 घटाए। अब हमें 40 में से 5 घटा लेने हैं। 40 में से 5 घटाएंगे तो हमारे पास 35 है वो बच जाएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर 35 वाला यानी डी नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा निम्नलिखित श्रृंखला में रिक्त स्थान है वो भरना है। AGLPS है, इसको हमें जो अगली संख्या है वो क्या आएगी यही हमें पता करना है। तो सबसे पहले ए है वो कितने पर आता है। ए है वो हमारे पास 1 पर आता है, जी हमारे पास 7 पर आता है, एल हमारे पास 12 पर आता है, पी हमारे पास 16 पर आता है, एस हमारे पास 19 पर आता है। तो ए है वो 1 पर आया, जी है वो 7 पर आया। तो इन दोनों में कितने का फ़र्क रह गया, इन दोनों में 6 का वो फ़र्क रह गया। उसके बाद में जी हमारे पास 7 पर है, एल है वो 12 पर है, कितने का फ़र्क रह गया, 5 का फ़र्क रह गया। उसके बाद में एल हमारे पास 12 पर है, पी हमारे पास 16 पर है, कितने का फ़र्क रह गया, 4 का फ़र्क रह गया। उसके बाद में एस हम जो पी है वो हमारे पास 16 पर है, एस हमारे पास 19 पर है, कितने का फ़र्क रह गया, 3 का रह गया। पहले 6 का, 5 का, 4 का, अब हमारे पास 3 का। अब 2 का फ़र्क रखना है तो एस हमारे पास 19 पर है, तो एस हमारे पास 19 पर है तो हमें 21 को 21 पर लाना है और 21 पर हमारा है वो यू आ जाएगा। तो जो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि 21 पर कौन सा होगा, यू होगा। 34 नंबर प्रश्न है हमारा ए और बी 2 भाई हैं, सी ए की बहन है, डी बी की बेटी है, तो सी और डी का संबंध है क्या होगा। तो सबसे पहले हमें दिया गया है कि ए और जो बी है वो दोनों भाई हैं, ए और बी दोनों भाई हैं। और जो सी है वो ए की बहन है, सी है वो ए की बहन है तो इसका मतलब बी की भी तो बहन होगी। और डी है वो बी की बेटी है, डी है वो बी की बेटी है और सी है वो डी का, तो सी और डी का संबंध क्या होगा यही हमें बताना है। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ए और जो बी है वो दोनों भाई हैं, ए की बहन सी है, इसका मतलब ए बी सी है वो तीनों बहन भाई हो गए। अब बी का जो बेटी है, बी की बेटी है वो डी है और सी का और डी का संबंध है वो बुआ भतीजी का हो जाएगा। तो जो हमारे पास डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा क्योंकि जो सी का भाई है वो बी है और सी की बेटी कौन है, डी है। तो इन दोनों का जो संबंध है सी और डी का वो बुआ भतीजी का हो जाएगा। और अगला प्रश्न हमारा 35 नंबर प्रश्न है एक समय एक घड़ी में 8
8:45 बजे हैं, दर्पण में घड़ी का प्रतिबिंब देखने पर क्या समय दिखाई देगा। इस प्रकार के प्रश्नों को आपको करने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, अगर आपको दिया हुआ यह है कि आपका दर्पण में कितना बजा हुआ है, या आपको यह पूछ लिया जाए कि घड़ी में यह समय है तो दर्पण में क्या होगा, या दर्पण में यह समय है तो घड़ी में क्या समय होगा, तो कोई भी समय आपको दर्पण में दिया हो चाहे वह घड़ी में दिया होगा, उसको आपको 11:60 में से घटा लेना है। 11:60 में से उस समय को घटा लेना है। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है एक घड़ी में 8:45 बजे हैं, घड़ी में 8:45 बजे हैं, तो 11:60 में से आप उसको घटा लीजिए, तो 45 में 60 में से 45 गया तो हमारे पास 15 बचे, और 11 में से 8 गया तो हमारे पास 3 बजे, यानी कि जो अब हमारे पास जो दर्पण में देखने पर घड़ी का समय है वो 3:15 दिखाई देंगे। तो जो हमारे पास ए नंबर ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा जो 36 नंबर प्रश्न है वो, मोहन 6 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़कर 8 किलोमीटर चला। मोहन अब अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है। मोहन है वो सबसे पहले 6 किलोमीटर चला, किधर चला, पूर्व की ओर चला, अपनी ए पोजीशन से, ए स्थान से किसी एक स्थान से जो मोहन है वो 6 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चला, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ गया, कितना चला, 8 किलोमीटर चला, 8 किलोमीटर चला। मोहन अब अपने चलने के स्थान से कितनी दूरी पर है, इन दोनों को मिला दीजिए। मोहन सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर चला, कितना चला, 6 किलोमीटर चला, उसके बाद में 8 किलोमीटर चला। अब हमें यह निकालना है कि यह दूरी है वो कितनी होगी। इस प्रकार के सवाल आप कई कर चुके होंगे कि इस प्रकार जो हमारी जो यह दूरी है वो कितनी होगी। यह निकालने के लिए हमें इन दोनों का वर्ग करना है। 6 का स्क्वायर किया, फिर 8 का स्क्वायर किया, ये हमारे पास आए 6 का 36 और 8 का 64, इन दोनों को जोड़ा तो हमारे पास 100 आया। 100 का हम वर्गमूल करेंगे तो हमारे पास जो आएगा वो 10 आएगा, यानी कि 10 किलोमीटर इन दोनों की जो दूरी है। ये हमारे पास त्रिभुज बन रहा है। इसकी हमें ये जो दूरी निकालनी है वो पाइथागोरस प्रमेय से निकलेगी, यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर होगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। आधार है हमारे पास 6 का स्क्वायर होगा 36 और 8 का स्क्वायर है वो 64 होगा। अब इन दोनों को जोड़ दिया, चूँकि हमारे पास कर्ण स्क्वायर 100 आया तो कर्ण है वो हमारे पास 100 का रूट यानी 10 आ जाएगा। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा कि जो अब मोहन है वो अपने चलने के स्थान से जो दूरी है वो 10 किलोमीटर है। और अगला प्रश्न है हमारा 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न है, अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों के स्थान को उल्टा कर दिया जाए तो दाईं ओर से 20वां अक्षर है वो कौन सा होगा, यह हमें बताना है। अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के 15 अक्षरों के स्थान को उल्टा कर दिया जाए तो दाईं ओर से 20वां अक्षर कौन सा होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम आपको सभी को याद है, जो सुलटे याद हैं उल्टे भी याद हैं, कि अगर सुल्टा पूछ लिया जाए तो प्रारंभ से 20वां अक्षर कौन सा होगा, टी होगा। उल्टा पूछ लिया जाए कि अंत से जो 20वां अक्षर है वो कौन सा होगा, अंत से 20वां अक्षर तो जी होता है। लेकिन हमें दिया यह गया कि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ के जो 15 अक्षर है ना उनको उल्टा कर दिया जाता है, तब हमारे पास क्या होगा, प्रारंभ के 15 अक्षर हैं वो उल्टे कर दिए जाते हैं, यानी जी के स्थान पर क्या आएगा हमारे पास। अब तो सबसे पहले हमें जो 1 से लेकर 15 तक के है वो लिखने पड़ेंगे। तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम और एन ओ, ये हमने 15 से लिख लिए। 1 2 3 4 5 6 7 पर, 8 पर, 9 10 11 और 12 13 और 14 और 15 तक हमें जो ए बी सी डी है वो लिखनी है। उसके बाद में हमें बताना यह है कि अंत से जो 20वां अक्षर है उसका उल्टा कौन होगा। वैसे अंत से 20वां अक्षर है वो हमारा जी होगा, लेकिन हमें अब जी को ही उल्टा कर देना है, यानी कि हमें इस साइड से गिनना है वो स्टार्ट करना है। इस साइड से अगर हम गिनते हुए आएंगे तो जो हमारे पास होगा अक्षर, सबसे पहले हमने 15 तक लिख लिए। उसके बाद में हमें क्या करना है, 15 के बाद में 26 अक्षर होते हैं अल्फ़ाबेट में। 26 में से हमने 15 घटाए तो हमारे पास कितने बचे, 11 बचे। 11 तक हम लेकर आ गए, यानी कि अंत से हमारे पास जो 11वां अक्षर है वो उल्टा कौन सा होगा। अंत से जो हमारे पास जो 11वां अक्षर है वो हमारे पास होगा पी होगा, उल्टा 11वां अक्षर पी ही होगा। अंत से 11वां अक्षर पी होगा। अब हमें ये 11वां हो गया, अब हमें गिनना स्टार्ट करना है। वैसे तो हम गिनते आ रहे थे ओ से गिनना, लेकिन अब हमें यहाँ से स्टार्ट करना है। 11वां पी हो गया। उसके बाद में अगर हम इनको उल्टे लिखेंगे तो यहाँ पर ओ के स्थान पर क्या आएगा, ओ के स्थान पर ए आएगा। अब हमें यहाँ पर ये पी 11वां है और यहाँ पर है हमारे पास, तो ये 11वां हो गया, 12वां 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां 18वां 19वां
और 20वां, यानी कि हमारे पास अब जो 20वां अक्षर है वो आई है। तो जो हमारे पास आई वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि यानी कि अब 20वां अक्षर कौन सा है। इस प्रकार के सवाल को आप दोबारा समझे कि सबसे पहले हमें क्या करना है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रारंभ में 15 अक्षरों के स्थान को उल्टा कर दिया जाए तो ए से लेकर जो ओ तक है वो 15 है। अब हमें क्या करना है, जो ओ है उसके स्थान पर ए लिखना है, एन के स्थान पर बी लिखना है, एम के स्थान पर सी लिखना है, यानी कि उल्टे को लिखना है। हम पीछे से गिनते आ रहे हैं, पीछे से हम गिनते आएंगे तो जो पी तक है हमने 11 गिन लिए। जेड से स्टार्ट किया, जेड से स्टार्ट किया, जेड हमारे पास 1 पर आया तो पी तक हम आए तो हमारे पास 11 आए। अब हमने पी के बाद में हमने अगर उल्टी वर्णमाला थी तो हमने क्या गिना, ओ गिना। अब हमें ओ के स्थान पर ए गिनना है क्योंकि जो प्रारंभ के 15 अक्षर है वो हमने उल्टे कर दिए हैं। अब हम ए बी सी डी से यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच से आई से, तो हमारे पास जो 20वां अक्षर है उल्टा वो आई आएगा। तो जो हमारे पास आई वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है और 38वां नंबर प्रश्न है हमारा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में BHARAT को DJCTCB लिखा जाता है तो उसी भाषा में COUNTRY को क्या लिखा जाएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में भारत को लिखा जाता है DJCTCB तो उसी भाषा में कंट्री को क्या लिखा जाएगा, यह हमें बताना है। तो सबसे पहले बी के बाद में क्या आता है, बी के बाद में आता है सी, उसके बाद में क्या आता है डी आता है, तो यहाँ पर डी लिखा गया है। उसके बाद में एच, एच के बाद में हमारे पास क्या आता है, एच के बाद में आई आता है, और आई के बाद में क्या आता है जे, तो यहाँ पर जे लिखा गया है। उसके बाद में हमारे पास ए है, ए के स्थान पर यहाँ लिखा गया है सी, ए के बाद में क्या आता है, ए के बाद में बी आता है, लेकिन यहाँ पर लिखा गया है सी, यानी कि एक अक्षर जो आगे आने वाला एक अक्षर है वो हमें छोड़ देना है और जो दूसरा अक्षर है वो हमें लिखना है। तो हमें लिखना क्या है, हमें लिखना है कंट्री को। तो सबसे पहले सी, सी के बाद में क्या आता है डी आता है, तो डी के बाद में कौन सा आता है, डी को तो हमें छोड़ देना है, यानी अब हमें लिखना है ई को। तो ई है वो चारों ऑप्शनों में हमें दिया गया है। उसके बाद में ओ, ओ के बाद में क्या आता है पी आता है, और पी के बाद में क्यू आता है, क्यू भी चारों में दिया गया है। उसके बाद में यू, यू के बाद में हमारे पास क्या आता है वी आता है, वी के बाद में हमारे पास क्या आता है डब्ल्यू आता है, तो हमारे पास डब्ल्यू भी आ गया। उसके बाद में हमारे पास जो आर है, अब ये हमारे पास लगभग मिलते जुलते ऑप्शन है, इस प्रकार सभी को कर लेना है। अगर हम वाई को देखेंगे तो वाई के बाद में हमारे पास क्या आता है जेड आता है, और जेड के बाद में क्या आएगा ए आएगा। तो जो हमारे पास यहाँ पर जो बी नंबर वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि सभी को जो सभी वर्ण हमें दिए गए हैं, जैसे सी दिया गया, सी के बाद में हमारे पास डी आता है, डी को छोड़ देना है, ई लिखना है। और उसके बाद में ओ दिया गया, ओ के बाद में हमारे पास पी आता है, लेकिन पी को तो नहीं लिखना है, क्यू को लिखना है। एन दिया गया, एन के बाद में हमारे पास आता है ओ आता है, ओ को नहीं लिखना है, पी को लिखना है। इसी प्रकार टी दिया गया है, टी के स्थान पर हम लिखेंगे क्या लिखेंगे, टी के स्थान पर हम वी लिखेंगे, यू को है हम छोड़ देंगे। तो एक अक्षर छोड़ना उसके बाद में लिखना है। तो जो हमारा बी नंबर वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 39वां प्रश्न है वो कि अक्षरों का कौन सा समूह है रिक्त स्थानों पर क्रमवार से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। हमें श्रृंखला दी गई है ए सी बी सी तथा बी, इस श्रृंखला को कौन सा जो ऑप्शन है वो पूरा करेगा। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं ए के बाद में बी, बी कौन से में आता है, ए के बाद में बी और उसके बाद में सी, ए बी और सी। जैसे बी है, अगर हम यहाँ पर बी लिखें तो ए बी सी ए बन गया। उसके बाद में फिर बी, यहाँ पर बी लिखा, ए बी सी बन गया। उसके बाद में हमने ए लिखा, ए फिर ए बी सी बन गया। उसके बाद में हमने क्या लिखा, फिर ए लिखा, तो ए बी और फिर सी लिखा, तो ए बी सी बन गया। यानी कि हमारे पास जो बी वाला ऑप्शन है वो श्रृंखला को पूरा कर रहा है। ए बी सी ए बी सी ए बी सी ए बी सी, इस प्रकार की श्रृंखला है वो बना रहा है। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन है वो एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 40वां प्रश्न, निम्नलिखित संख्या श्रेणी में एक पद है वो गलत दिया गया है, वो कौन सा पद गलत दिया गया है यही हमें पता करना है। 4, 9, 20, 43, 79 और 89, 185 की हमें श्रृंखला दी गई है। इसमें से जो गलत श्रेणी का पद है वही हमें पता करना है। तो सबसे पहले 4 है, उसके बाद में 9 है। 4 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास आए 8, और 8 में अगर हमने 1 जोड़ दिया तो हमारे पास कितना आया, 9 आया। उसके बाद में हमें 9 दिया गया है, 9 को हमने 2 से गुणा किया तो हमारे पास 18 आए। 18 में हमने 2 जोड़ दिया तो हमारे पास ये 20 आ गया। और अब हमें 20 दिया गया, 20 को 2 से गुणा करेंगे तो 40 आया। 40 में 3 जोड़ देंगे तो हमारे पास 43 आ जाएगा। अब हमें 43 दिया गया है, तो 43 को हम 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 86 आएगा। 86 में हम 4 जोड़ देंगे तो हमारे पास 90 आएगा। लेकिन यहाँ पर 89 दे रखा है, इसका मतलब हमारे पास जो 89 वाला ऑप्शन है वो गलत है, यहाँ पर 90 आना चाहिए था। तो जो हमारे पास जो 89 वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि ये पद है वो गलत है। और अगला प्रश्न है हमारा 41 नंबर प्रश्न कि रानी व पुष्पा कैरम खेलती है। रानी व पुष्पा है वो कैरम खेलती है, अंजू मंजू व पुष्पा है वो संतरे खेलती है।
तो कौन शतरंज नहीं खेलती? रानी व पुष्पा है वो कैरम खेलती है, अंजू मंजू व पुष्पा है वो शतरंज खेलती है, तो कौन शतरंज नहीं खेलती है? तो पुष्पा कौन शतरंज नहीं खेलती है? शतरंज है वो कौन नहीं खेलती है? तो शतरंज है वो केवल रानी नहीं खेलती है, इसके अलावा पुष्पा, मंजू, अंजू व सभी हैं वो शतरंज है वो खेलती है। तो जो हमारे पास बी नंबर वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास 42 नंबर प्रश्न। एक पंक्ति में राज आगे से 17वें स्थान पर, पीछे से 24वें स्थान पर है, तो बताइए पंक्ति में कुल कितने छात्र हैं? आगे से राज है वो 17वें स्थान पर है, पीछे से राज 24वें स्थान पर है, दोनों को जोड़ देना है, फिर एक को घटा देना है, यानी कि जो जितना स्थान आगे से दिया गया है, जितना स्थान पीछे से दिया गया है, उन दोनों को जोड़ देंगे, फिर एक घटा देंगे। तो जो हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास 41 आएगा, 41 में से एक घटाएंगे तो जो 40 वाला ऑप्शन है एकदम सही हो जाएगा कि जो वाली पंक्ति में जो कुल छात्र हैं वो 40 है, तो जो हमारा डी नंबर ऑप्शन है एकदम राइट हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 43 नंबर प्रश्न है वो कक्षा 2 में 40 विद्यार्थी हैं, उनमें से आज जो 4 विद्यार्थी है वो अनुपस्थित है, तो कक्षा में कितने प्रतिशत विद्यार्थी उपस्थित है? कक्षा में कुल छात्र कितने हैं? कक्षा में कुल छात्र है वो हमारे पास 40 है, उनमें से आज कितने नहीं आए? आज चार नहीं आए, तो आए कितने हैं? 36 आए हैं। हमें जो छात्र आए हैं उन्हीं का प्रतिशत निकालना है, तो उन्हीं का प्रतिशत निकालने के लिए 36 × 100 बट्टा में कुल हमारे पास विद्यार्थी है कितने? विद्यार्थी है हमारे पास 36 आए हैं, तो इसका हमें प्रतिशत निकाल लेना है, तो 100 से गुणा कर देंगे और फिर 40 का भाग लगा देंगे, यानी कि जो टोटल विद्यार्थी हमारे पास 40 है, 36 हमारे पास आए हैं, उपस्थित जो हमारे पास विद्यार्थी हैं वो 36 है, 36 का हमें प्रतिशत निकालना है। तो 40 वाला जो 0 है इसे 0 काट देंगे, और ये हमारे पास 2 से कटा, ये हमारे पास 18 से कटा, फिर इसको 2 से काट देंगे 9, और 9 को 10 से मल्टीप्लाई किया, तो जो हमारे पास 90 वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि 90% विद्यार्थी है वो आज विद्यालय में उपस्थित है। और अगला प्रश्न है कि राम मोहन से बड़ा है, राम है वो मोहन से बड़ा है, श्याम राम से बड़ा है, कमल मोहन तथा श्याम से बड़ा है, इनमें से कौन सबसे छोटा है? सबसे छोटा कौन सा, यही हमें बताना है कि राम मोहन से बड़ा है, राम है वो मोहन से बड़ा है, यानी कि ये हमारा राम हो गया, ये बड़ा है किससे? मोहन से बड़ा है, राम मोहन से बड़ा है। श्याम राम से बड़ा है, श्याम है वो राम से बड़ा है, श्याम है वो राम से बड़ा है, ये हमारा राम हो गया, इससे श्याम है वो बड़ा है, इसे हम एस से लिख देंगे। श्याम है वो राम से बड़ा है। कमल मोहन तथा श्याम से बड़ा है, कमल है वो मोहन से बड़ा है तथा श्याम से बड़ा है, इसका मतलब क्या है? कमल है वो श्याम से बड़ा है, इसको हम के से लिख देंगे। तो इसमें सबसे छोटा कौन सा है? सबसे छोटा तो हमारे पास एम है, तो जो मोहन है, तो जो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि इनमें से सबसे छोटा कौन सा है? मोहन। और अगला प्रश्न है हमारा 45 नंबर प्रश्न। कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन कौन सा होगा? कल के पहले का दिन रविवार था, तो कल के बाद का दिन है वो कौन सा होगा, यह है हमें बताना है। तो कल ये हमारा आज है, ये हमारा आज है, ये हमारा कल है, ये हमारे कल है। कल का यदि कल के पहले का दिन, ये कल का पहला दिन है, कल के पहले का दिन कौन सा था? कल के पहले का दिन हमारे पास रविवार था, तो कल वाला दिन हमारे पास कौन सा हो गया? कल वाला दिन हमारे पास सोमवार हो गया। आज हमारे पास कौन सा वार है? आज मंगलवार है, आज मंगलवार है, आज हमारे पास मंगलवार है। तो हमें पूछा गया है कि कल के बाद कौन सा दिन होगा, ये हमारा कल है, कल कौन सा बार था? कल सोमवार था, कल का बाद यानी कि आज कौन सा बार? आज मंगलवार है, तो जो हमारे पास मंगलवार वाला ऑप्शन है डी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 46 नंबर प्रश्न। मोहन की बहन के ससुर के इकलौते पुत्र एवं मोहन के पिता में क्या संबंध है, यह है हमें बताना है। मोहन की बहन के ससुर के इकलौते पुत्र एवं मोहन के पिता में क्या संबंध है? मोहन की बहन है, मोहन की बहन को हम किसी बी से मान लेते हैं, मोहन की बहन के ससुर, मोहन के बहन के ससुर को हम एस से मान लेते हैं कि इकलौता पुत्र को हम पी से मान लेते हैं। सबसे पहले तो देखिए कि मोहन उसकी बहन बी है, बी का ससुर है वो एस है, और एस का जो पुत्र है वो पी है, यानी कि बी और पी का संबंध हुआ वो क्या हुआ? पति पत्नी का हुआ। अब हमें बताना यह है कि जो मोहन की बहन है उसके ससुर के इकलौते पुत्र जो हमने पी से लिखा है, का मोहन से क्या संबंध होगा? मोहन ए और बी यानी इन दोनों का बाप है, इन दोनों का पिता है, तो मोहन के पिता यानी कि जो लड़की है मोहन की बहन है उसके पिता और जो बी है उसके पति का क्या संबंध होगा? दामाद ससुर का होगा, तो जो हमारे पास सी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारे पास 47 नंबर प्रश्न। दीप्ति ने कहा गीता मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र की पुत्री है। दीप्ति ने कहा कि गीता है वो मेरे दादा, ये दीप्ति ने कहा कि मेरे दादाजी को हम मान लेते हैं, पी से मान लेते हैं, मेरे दादाजी की एकमात्र पुत्र
ये इसका पुत्र हो गया, जिसे हम सी से मान लेते हैं। एकमात्र पुत्र की पुत्री है, इसका मतलब हुआ कि दीप्ति ने कहा मेरे दादा, यानी कि मेरे दादा का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? दीप्ति का पिता हुआ। दीप्ति का पिता है हुआ। दीप्ति ने कहा कि मेरे दादा की एकमात्र पुत्र वो सी मान लिया हमने। दीप्ति के दादा का एकमात्र पुत्र कौन हुआ? सी। तो डी है वो किसकी बेटी हुई? डी तो सी की बेटी हुई। एकमात्र पुत्र की पुत्री है तो उसका गीता से क्या संबंध हो? गीता और दीप्ति दोनों फिर बहन हो जाएगी, क्योंकि दीप्ति के दादा के एकमात्र पुत्र की पुत्री है, तो जो दीप्ति और गीता है वो दोनों बहन हो जाएगी। तो जो हमारा बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा कि गीता की बहन होगी। और अगला प्रश्न है हमारे पास 48 नंबर प्रश्न। KLM डॉक्टर है यानी कि चिकित्सक है, KMN है वो इंजीनियर यानी अभियंता है, MNO वकील है, KLMNO है वो ईमानदार है। तो कौन डॉक्टर, इंजीनियर और ईमानदार है? कौन है वो ईमानदार है? तो कौन डॉक्टर, इंजीनियर और ईमानदार है? तो सबसे पहले डॉक्टर कौन है? डॉक्टर के भी है। और इंजीनियर कौन है? इंजीनियर है वो हमारे पास के भी है। और जो के है वो हमारे पास क्या है? के है वो हमारे पास ईमानदार भी है। यानी इन चार ऑप्शन में से के ही एक ऐसा व्यक्ति है जो कि डॉक्टर भी है, इंजीनियर भी है और ईमानदार भी है। तो जो हमारे पास बी नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। और अगला प्रश्न है 49 नंबर प्रश्न कि मनु सूर्यास्त के समय सीधा खड़ा होकर उसे देख रहा है। सूर्यास्त के समय है, उसे मनु है वो खड़ा होकर देख रहा है और सूर्यास्त का समय है। तो बताइए उसका दाहिना हाथ है वो किस दिशा में होगा? सबसे पहले तो सूर्यास्त किस दिशा में होता है? सूर्यास्त पश्चिम दिशा में होता है। तो यानी कि जो मनु है वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है। मनु है वो पश्चिम दिशा की ओर मुँह करके खड़ा हुआ है कि मनु है वो सूर्यास्त है को देख रहा है, यानी कि सूर्य को देख रहा है, और सूर्यास्त है वो पश्चिम दिशा की देख रहा है। अब वह खड़ा है तो उसका जो दाहिना हाथ है वो किस तरफ होगा? यानी उसका जो दाहिना हाथ है वो किस तरफ होगा? इस तरफ उसका दाहिना हाथ हो जाएगा, इस तरफ उसका बाहिना हाथ हो जाएगा। यानी कि मनु का जो दाहिना हाथ है वो उत्तर दिशा की ओर होगा। तो जो हमारा सी नंबर ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा। मनु है वो सूर्यास्त के समय खड़ा हुआ है, उसे देख रहा है, तो उसका जो मुँह है वो पश्चिम दिशा की ओर हो जाएगा, तो उसका दाहिना हाथ है वो उत्तर दिशा की ओर हो जाएगा। और अगला प्रश्न है हमारा 50 नंबर और आज के जो आज का हमारा पेपर है उसका लास्टवां प्रश्न कि यदि सभी व्यक्ति ईश्वर है, यदि यह सत्य तर्क वाक्य है तो निम्नलिखित में से कौन सा तर्क वाक्य सत्य है? कुछ व्यक्ति ईश्वर है, ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति दिया गया है कि ईश्वर है, तो ये गलत हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति ईश्वर नहीं है, यह भी गलत है, लेकिन हमें दिया यह गया है कि सभी व्यक्ति ईश्वर है, तो यह भी गलत हो जाएगा। अगला है यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है और कुछ व्यक्ति ईश्वर है, नहीं कुछ व्यक्ति तो ईश्वर नहीं है, दिया हमें यह गया कि सभी व्यक्ति ईश्वर है। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो एकदम सही हो जाएगा कि कोई है, यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है, यदि कोई व्यक्ति है तो वह ईश्वर है, यह हमारा एकदम सही हो जाएगा, क्योंकि सभी व्यक्ति ईश्वर है, तो यदि कोई व्यक्ति है तो वह हमारा ईश्वर है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने BSTC 2008 का जो BSTC का 2008 का पेपर था उसका जो हमारे रीजनिंग का पार्ट है वो हमने किया, मानसिक योग्यता का पार्ट हमने किया, 1 से लेकर 50 तक के हमने प्रश्न किए, बहुत ही सरल तरीके से समझाने का प्रयास किया। आपके इनमें से कितने प्रश्न सही हो रहे थे, आपको वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर से बताना। कमेंट में यह ज़रूर से बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना, और वीडियो को शेयर भी करना। इसके अलावा अगर आपको इनकी PDF चाहिए तो नीचे टेलीग्राम की लिंक है वो दी गई है, वहाँ से ज्वाइन कर आप PDF है वो इस पेपर के प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जो BSTC के 2008 से लेकर 2020 तक के पेपर है, BSTC के 2008 से लेकर 2021 तक के जो पेपर है वो हमारी इस YouTube चैनल पर करवाए जाएंगे। सभी की अलग अलग प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी, हिंदी की, रीजनिंग की, संस्कृत की, सभी टॉपिक्स की सभी की प्लेलिस्ट है वो आपको अलग अलग है वो मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू।